आज हम सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र के बारे में बताना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे तो आपने कल देख लिए थे, हम दिन भर लाइव थे आपके साथ और बाकी के न्यूज़ चैनल्स पर भी आपने देख लिया होगा। चुनावी नतीजे तो आपने देख लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वोट डालने के नतीजे आज आ रहे हैं, इसलिए वो नतीजे भी आज देख लीजिए आप। इसलिए अब चुनावी नतीजों की टैली देखने के बाद अब ये नतीजे देखिए, और ये नतीजे कुछ इस प्रकार हैं कि दक्षिण 24 परगना में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था और जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए चुनाव में काम किया था, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, नष्ट किया गया है, और ऐसा करने वाले लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। आरामबाग में भी राजनीतिक हिंसा के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वहां बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और बाद में इस दफ्तर में आग लगा दी गई। हाँ। बीजेपी के दफ्तर को बाद में कैसे आग लगा दी गई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे तो आपने कल देख लिए थे, लेकिन बीजेपी को वोट देने के नतीजे आज आ रहे हैं। कुछ इसी तरह से नंदीग्राम से भी तस्वीरें आई हैं, जहां ममता बनर्जी की हार के बाद शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया और कई इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए हैं, यहां तक कि उनके घर तोड़ दिए गए। यानी अब आप ऐसा समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपका घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सोनारपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई, और ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की और टीएमसी की जीत के बाद हुआ। यानी इस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और गुलाल की जगह खून की होली खेली। अगर हम अब तक की राजनीतिक हिंसा के बारे में आपको बताएं तो टीएमसी ने इसमें जबरदस्त बढ़त बनाकर रखी हुई है। पिछले 24 घंटों में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लग चुके हैं, और ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। इसलिए नतीजे, चुनावी नतीजे जो बैलेट बॉक्स से निकल कर आते हैं वो तो आपने कल देख लिए, बैलेट के बाद जो बुलेट से निकलते हैं नतीजे वो आप आज देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद लोकतंत्र का उत्सव मनाते हुए तृणमूल कांग्रेस के ये कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में साफ नजर आ जाएंगे। क्या इसी को आप कहते हैं कि यही है लोकतंत्र का उत्सव मनाना? क्या ये आपको अहिंसक दिखाई दे रहे हैं? चुनाव के बाद अब बीजेपी को वोट देने वाले मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को इसकी सजा दी जा रही है, जिस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी आज चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा, आगजनी और हत्या की कई खबरों से वो परेशान और चिंतित हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं, घरों और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं और स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। और ये बात कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने वहां के डीजीपी से इस पर पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनाव के दौरान खुद पर हमले का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी हर बार की तरह इस हिंसा पर बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि ये हिंसा बीजेपी कार्यकर्ताओं और चुनाव में उसे वोट देने वाले वोटरों के खिलाफ हो रही है। आज एक सवाल यह भी है कि क्या अब लोकतंत्र में खतरा लोगों को नजर नहीं आ रहा? क्या अब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा लोगों को? उन सारे लोगों को जो बात बात पर कहते थे कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो ये तस्वीरें देखने के बाद भी आपको अगर लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आता, ये तस्वीरें देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है, तो फिर हम आगे और क्या कहें।
আগুন লাগিয়েছে আবার। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी हिंसा हुई और चुनाव से पहले भी कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और ये पश्चिम बंगाल में आज से नहीं कई दशकों से चल रहा है। अब राज्य में 34 वर्षों तक जब लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी तब भी वहां ऐसे ही राजनीतिक हिंसा होती थी। ये उनका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने जब विधानसभा में यह बताया था कि 1988 से 89 के दौरान बंगाल में कम से कम 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह कहना पड़ा था कि वामपंथियों के बंगाल में जीना बेहद खतरनाक हो गया है। लेकिन विडंबना देखिए कि 32 वर्षों के बाद भी पश्चिम बंगाल में स्थितियां वैसी की वैसी ही हैं। ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थीं, लेफ्ट पार्टियों को हटाकर तो इसी बात को मुद्दा बनाकर आई थीं कि वहां पर राजनीतिक हिंसा होती है, वहां किसी और राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है और वहां पर वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और गांवों के स्तर पर इतना डरा कर रखा हुआ है लोगों को कि वहां कोई और इस बात की हिम्मत ही नहीं कर सकता कि वो किसी और को वोट दे। यही मुद्दा बनाते बनाते ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया था। फिर परिवर्तन हो भी गया, लेकिन सिर्फ सत्ता में परिवर्तन हुआ, जमीनी हालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि इतिहास के पन्ने अगर पलटें तो पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से ही राजनीतिक हिंसा की शुरुआत हो गई थी और वर्ष 1947 और 48 में किसानों और जमींदारों में वहां जबरदस्त खूनी टकराव हुआ था। तब इस हिंसा में एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ वामपंथी दल थे। इस हिंसक आंदोलन को तेभागा आंदोलन कहा जाता है। 1953 में दूसरी राजनीतिक हिंसा शुरू हुई जिसे नाम दिया गया एक पैसा आंदोलन। उस समय कलकत्ता में ट्राम का किराया 1 रुपया बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इसके विरोध में हिंसा शुरू हो गई। इस आंदोलन में भी एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ वामपंथी दल थे। उस समय दोनों पार्टियों की राजनीति ने कलकत्ता को युद्ध का एक मैदान बना दिया था। फिर 1967 में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। तब लेफ्ट पार्टियों के कई समर्थकों ने चीन के नेता माओ त्से तुंग की उस विचारधारा को माना जिसमें कहा गया कि सत्ता बंदूक की नली से ही निकलती है। अब आप फिर से सुन लीजिए, सत्ता बंदूक की नली से ही निकलती है और आज भी पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। इस आंदोलन ने बंगाल की राजनीति में हिंसा की संस्कृति को शायद हमेशा के लिए स्थापित कर दिया और यह संस्कृति 2021 तक यानी अब आज इस घंटे तक भी चल रही है जब मैं आपसे ये बात बता रहा हूं। और फिर 1990 में ममता बनर्जी पर भी एक जानलेवा हमला हुआ था। ममता बनर्जी पर यह हमला राजनीतिक हिंसा की सबसे विभत्स घटनाओं में से एक है और इसी हमले के बाद ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन गई थी और आज वो भी वही कर रही हैं जो एक जमाने में वामपंथी दल किया करते थे। आज वो भी वही कर रही हैं जिसका एक जमाने में वो खुद शिकार हुई थी। वर्ष 2006 से 2008 तक चले सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों में कई हिंसक टकराव हुए और इस राजनीतिक टकराव की वजह से बंगाल सियासी हिंसा की रणभूमि बन गया और 100 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और यह सिलसिला आज 2021 में भी वैसे ही जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों का शासन हुआ करता था तो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जाते थे और अब जब ममता बनर्जी की सरकार है तो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और ये कार्यकर्ता अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आश्रित रह गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें से कुछ तस्वीरें तो हमारे रिपोर्टर्स ने भेजी हैं, न्यूज़ एजेंसीज ने भेजी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं वो तस्वीरें हैं जो हमें व्हाट्सएप पर मिली हैं, जो लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं और ऐसे सारे लोगों के लिए अब सोशल मीडिया ही एकमात्र सहारा बचा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनकी बात रखेगा नहीं और
प्रशासन में इनकी बात सुनी नहीं जाएगी, पुलिस इनकी बात सुनेगी नहीं। तो ये सारे लोग अब क्या करें? कुछ महीने पहले तक तो इन्हें परिवर्तन की उम्मीद थी, इन्हें ऐसा लगता था कि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन हुआ नहीं। अब 5 साल ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा और 5 साल इन लोगों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि ममता बनर्जी तो वापस आ गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र रक्त की तरह लाल है और मौजूदा परिस्थितियां भी अब काफी बदल गई हैं। अब संघर्ष लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ नहीं बचा, बल्कि संघर्ष बीजेपी के खिलाफ है और इसकी वजह है बीजेपी का बंगाल में लगातार बढ़ता प्रभाव। भले ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन वो 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक पहुंच गई। तो ये 3 से 77 का जो सफर है ये बहुत तेज रहा है, जबकि विधानसभा में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को एक भी सीट इस बार नहीं मिली है। यानी ये ऐतिहासिक बात है कि पश्चिम बंगाल में इस बार लेफ्ट और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। यह ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली। आज से लगभग 23 वर्ष पहले वर्ष 1998 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने जी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू किया था। सोचिए, ज्योति बासु का इंटरव्यू जी न्यूज के साथ। आप तो जानते हैं जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना और इस देश का पहला न्यूज चैनल है और जिस जमाने की मैं आपको बात बता रहा हूं उस समय भी जी न्यूज बहुत सक्रिय था और उस जमाने में भी हमने पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती थी उसकी कवरेज हम करते थे। ये जो इंटरव्यू दिया ज्योति बासु ने हमें, इसमें उन्होंने लेफ्ट पार्टियों के कमजोर होने की वजह बताई थी, क्योंकि उस समय लेफ्ट पार्टियां कमजोर होने लगी थी, ममता बनर्जी का उदय होने लगा था। आज के राजनीतिक हालात में जब लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल से गायब हो चुकी हैं, तब पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु के इस इंटरव्यू के कुछ अंश आपको जरूर सुनने चाहिए। About this weakness of the party, why we have not been able to advance either in North India or in some places in South India, and that is a big question. I think, you see, we don't get the ears of the people sometimes. We talk about class struggle, we talk about movements helping the poorer sections of the people, but in India, Indian scenario, you see there are the castes, scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, and that sometimes gets precedence. That you must all combine in a class, the poorer sections of the people, the workers, peasants, middle classes, and so on, in order to bring about fundamental changes. It's no use, you see, fighting amongst each other for the crumbs which come to you from above. But we have not been able to, I'm sorry, we have not been able to do that. In the last elections, it is we who gave the slogan of a third alternative. If you are to defeat the Congress because of its policies or the BJP because of its policies, then you must have a third alternative. That is what we placed before the people. And that is what happened exactly. पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। आप तो जानते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वहां महीनों पहले ही कैंप करना शुरू कर दिया था और लोगों से ये कहना शुरू कर दिया था कि इस बार परिवर्तन जरूर होगा, इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। और पश्चिम बंगाल में एक बड़ी संख्या थी वोटरों की, आम लोगों की, जो इसी इंतजार में थे, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी का कोई विकल्प उनके पास था नहीं। जब बीजेपी वहां आई तो इन लोगों को ऐसा लगा कि इसमें उन्होंने उम्मीद की किरण देखी और उसके बाद बीजेपी के इन वादों पर भरोसा करके, बीजेपी के इन दावों पर भरोसा करके वहां की आम जनता ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को समर्थन भी दिया। और जब ये सब हो रहा था वहां ऐसी राजनीतिक हिंसा होती थी तो बीजेपी के नेता डीजीपी से शिकायत करते थे, राज्यपाल के पास जाते थे, शोर मचाते थे और इस बात को बड़ा मुद्दा बनाते थे जब चुनाव से पहले ये सब हो रहा था। लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, तो बीजेपी के सारे बड़े केंद्रीय नेता या जो बाहर से जितने नेता गए हुए थे वहां पर, वो सारे नेता अब वापस लौट आए हैं, क्योंकि चुनाव तो हो चुका, अब वहां रहने का क्या फायदा। लेकिन आज हम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से और बीजेपी के बड़े नेताओं से जो वहां से लौट आए हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं और उसे वोट देने वाले लोगों को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। आपको अब इन लोगों की रक्षा करनी होगी, अगले 5 साल तक आपको इन लोगों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इन लोगों ने आपके दावों पर विश्वास किया, इन लोगों ने आपके मैनिफेस्टो पर विश्वास किया,
इन लोगों ने आपने जो कहा, परिवर्तन का नारा दिया, उस नारे पर विश्वास किया। आपके कार्यकर्ताओं ने उस पर विश्वास करके दिल लगाकर लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए काम किया। लेकिन अब उनके साथ जो हो रहा है ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये लोकतंत्र का उत्सव नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और अब बड़ी बात यह है कि अब इन लोगों की 5 साल तक रक्षा कौन करेगा? अब इनके घरों को कौन बचाएगा? इनकी दुकानों को, इनके रोजगार को कौन बचाएगा? इनकी जान कौन बचाएगा? और अब इनकी सुनने वाला वहां पर कौन है? इसलिए हम बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं से आज ये अपील करेंगे कि इन लोगों की जान बचाइए, क्योंकि अब वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इनसे बदला ले रहे हैं। और अब ये बंगाल नहीं, बदलापुर बन चुका है। पश्चिम बंगाल के इन लोगों के लिए आज अकेला सहारा जो बचा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर ये लोग जान बचाने के लिए मदद मांग रहे हैं, अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे इन्हें घर से बाहर निकाल कर इनकी पिटाई की जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से हिंसा की ये खबरें गायब हैं। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, इस देश के बड़े बड़े एंकर जो कल तक ममता बनर्जी की जीत का जश्न मना रहे थे, जो कह रहे थे कि लोकतंत्र बड़ी गजब की चीज है, जो कह रहे थे कि यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जो कह रहे थे कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, और जो कह रहे थे कि धन्यवाद पश्चिम बंगाल। बहुत सारे लोग ऐसे थे कल जो कह रहे थे थैंक यू बंगाल कि आपने ये हिम्मत दिखाई कि नरेंद्र मोदी को हरा दिया। आज जब अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है, आज आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम डे है आज, तो आज इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे के दिन हम भारत के मीडिया से कहना चाहते हैं कि उन्हें पूरी आजादी के साथ दोनों तरफ की खबरें दिखानी चाहिए, न्यूट्रल रहकर दोनों तरफ की खबरें दिखानी चाहिए। अगर ममता बनर्जी की खबर दिखा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की खबर दिखा रहे हैं, तो इन लोगों की भी खबरें दिखाइए, क्योंकि खून का जो रंग होता है वो तो सबका लाल ही होता है। जब जान जाती है तो इंसान की ही जान जाती है। और ये लोग जिनके घरों को जलाया जा रहा है, जिनकी जान जा रही है, जिनकी पिटाई की जा रही है, ये भी इसी देश के नागरिक हैं और इन पर भी वही संविधान लागू होता है जो बाकी के राज्यों पर लागू होता है। वो सारे लोग जो अब तक बात बात पर कहते थे कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, वो सारे लोग जो असहनशीलता का मुद्दा उठाते थे, और वो सारे लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, वो पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात पर बिल्कुल चुप हैं। आज मैं फिर से आपको इन लोगों की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जो लोग आज इतनी परेशानी में हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, क्या इन लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्या इन्हें इस बात की आज़ादी नहीं थी कि ये चुनाव में जिसे चाहें उसे वोट दे सकें? क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? क्या इन्हें इस बात की आज़ादी नहीं थी कि ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार कर सकें? क्या इन्हें अपनी राजनीतिक विचारधारा रखने की आज़ादी नहीं है? क्या ये असहनशीलता नहीं है? क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? हाँ। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से भी अपील ये रहेगी, और हमारी बीजेपी के नेताओं से भी अपील रहेगी, और हमारी देश में जो स्वतंत्र मीडिया है, अगर वो अपने आप को स्वतंत्र कहता है, उनसे भी ये अपील रहेगी कि एक तरफा खबर मत दिखाइए, सिर्फ ममता बनर्जी की जीत को ही लोकतंत्र का उत्सव मत कहिए। हम जानते हैं कि ममता बनर्जी की जीत हुई है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें बहुत बधाई है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, इसकी भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो आजकल भारत पर विशेष मेहरबानी किए हुए है, क्या उन्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा? उनसे भी आज हम ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे के दिन हम आज आपको तोहफे में ये तस्वीरें देना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीरें आपके सोए हुए ज़मीर को जगाएंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.